वेलकम एवरीवन। आज आपका इसमें ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये चैप्टर जो है आपका, ये सभी किताबों में नहीं मिलता है। ये चैप्टर बहुत कम इसमें से एग्जामिनेशन में आया है, लेकिन आपके यहाँ जो इंटरनल एग्जाम है उसमें ये करवाया जा रहा है और काफी ये इंपॉर्टेंस रखता है आपके इंटरनल एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कर लीजिए इसे। छोटा ही चैप्टर है, इसको मैं एक ही लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए जो मैं करा रहा हूँ ना, इस पे आप डिपेंड हो जाइए। बिल्कुल सही पूरा मैटर है ये। और जो एक किताब चल रही है आपके यहाँ कॉलेज में, जो आपके कॉलेज के टीचर के द्वारा लिखी गई है, उस किताब को कोशिश करके आप अवॉइड करो, ज्यादा बेटर है। उसमें चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर में दे रखी हैं, तो बेटर है थोड़ा सा आसान कोई और किताब आप फॉलो कर लो, या कोई जो है जैसे मैं करा रहा हूँ इसको कर लीजिए। अगर आप खुद से करके देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कितनी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स नेचर में बना रखी हैं। तो आप लोग अपने खुद समझदार हैं कैसे करना है। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन होती क्या है। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कोई भी फ्लूइड अगर बह रहा है और वो कांस्टेंट रेट पे बह रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या है किसी भी समय पर, वो इससे नापा जा सकता है। हमारा जो प्रैक्टिस के अंदर जो क्वेश्चंस आने हैं वो बहुत इजी नेचर के हैं। बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब फॉल्टी और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से करा रखी हैं। जो थ्योरम्स है वो भी, जो इनके डेरिवेशंस हैं, और जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो कभी करा ही नहीं रखा कोई इसमें। देखिए मैं इसके बारे में लिखता हूँ पहले। द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन प्रोवाइड्स a model to measure the concentration of a substance flowing in a fluid at a constant rate वो जो किताब है वो छपनी भी बंद हो गई है। पिछले 6 साल से उसको एडिशन छपा भी नहीं है, 6 या 5 साल से कोई एडिशन छपा नहीं है। ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बेचने को तैयार है, ना कोई खरीदने को तैयार है। जबरदस्ती उस किताब को चलाया जा रहा है। तो बच्चे जो आपस में ही फेरबदल कर लेते हैं, उससे किताब ही चल पा रही है। बाकी उसके बिना भी सारा काम हो जाएगा आपका। देखिए इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन में बताया आपको, मतलब कंसंट्रेशन ये मेजर करता है किसी सब्सटेंस का जो एक फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है। तो इसके बाद लीजिए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन अगर हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के बाद साथ लिखें तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स is a partial differential equation is a partial differential equation given by ut plus cux is equal to 0। और इसके लिए जो इंटरवल हम लेके चलेंगे या जो डोमेन हम लेके चलेंगे वो r क्रॉस r प्लस। समझ लीजिए इसे जरा।
यहाँ पे एक तो सी तो कांस्टेंट है, यूटी लिखा गया तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव है टी के रेस्पेक्ट में, यानी डेल यू अपॉन डेल टी। यूएक्स यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स। सी यहां पर एक कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, वेयर सी इज ए फिक्स्ड रियल कांस्टेंट एंड u is a variable that depends on two independent variables x and t। अब देखो इसमें t तो टाइम है, ठीक है, और x यहां पर जो आपकी x एक्सिस होती है उसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो यहां पर जो, जैसे ये r क्रॉस r, r प्लस का क्या मतलब है, जो आपका x है, देखो u जो है हमारा फंक्शन दो वेरिएबल्स का है, x और t का। तो जो x है वो तो आएगा r में से, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। लेकिन जो t है वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर रहने वाला है। t इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर है तो r क्रॉस r प्लस लिखा ना, जैसे भाई आपका जो u है, मैं लिखता हूं इसको, यहां पर जो u है आपका, तो u इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, u ऑफ एक्स टी, जहां पर के आपका x ये कोई भी रियल नंबर है, इज एनी रियल नंबर, और जो t है, t इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। कभी कभी जीरो भी लिया गया है इसे, बट इट इज एज गुड एज टी ग्रेटर देन जीरो, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वो एक ही बात है, अगर आप टी ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं ना, तो टाइम को ठहरता तो है नहीं। इनिशियली आप कह सकते हैं जीरो के लिए, तो वो इतना ज्यादा क्लोज हम ले जाएंगे कि टी इक्वल टू जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो जो सारी बात करेंगे तो एक ही बात रह जाती है। इसमें ज्यादा बिल्कुल भी फर्क नहीं रहने वाला। तो ये जो हमारे पास है यू, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी, जिसमें टी टाइम है और एक्स जो है हमारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज है। अब इसमें हम लेते हैं वन डायमेंशनल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसे लीजिए, वन डायमेंशनल आईवीपी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको कि हम शॉर्ट में आईवीपी कहेंगे, टू द above transport equation, to the above transport equation is given by, is given by। तो यहां पर एक तो हमारी ये क्वेश्चन आएगी, यूटी प्लस सी यू एक्स, और दूसरी एक बाउंड्री वैल्यू कंडीशन आएगी, इनिशियल वैल्यू कंडीशन। तो ये होगी यूटी प्लस सी यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स कोई भी रियल नंबर और टी हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, टी टाइम है, और यू एक्स कॉमा जीरो, यानी स्टार्टिंग पर टी इक्वल टू जीरो करा ना, जैसे यू एक्स टी करा था ना, टी टी वन जीरो। तो यू एक्स टी ये एक एक्स का ही फंक्शन है, जी एक्स, एक्स कंटेन इन आर, और यहां पर जो आपका टी है वो जीरो लिया गया है। तो ये हम जो है इसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट इक्वेशन की ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो जहां तक मुझे लगता है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। और मैंने इसको काफी एक आसान तरीके से तैयार किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन।
तो इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं करने के लिए। अगर आप देखें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम is obtained by the method of characteristics। अब ये क्या मेथड है? ये आप लोगों ने किया हुआ है पहले। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आते हैं। और इसमें वो जैसे आपकी क्वेश्चन थी ना, लेग्रांजे वाली, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर फॉर्मेट, तो डी एक्स अपॉन पी डी क्यू अपॉन आर, डी एक्स अपॉन पी डी पी अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, उसको ले आते थे। तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट है। हमने मोंगेज में भी ये काम किया है, हमने चारपिट में भी ये वाला काम किया है, हमने लेग्रांजे में भी ये वाला काम किया है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम किया है। तो ये मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये वही मेथड है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो इक्वेशन दी गई है यूटी प्लस यू एक्स, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन वी हैव यूटी प्लस सी यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सीधे सीधे डेल यू अपॉन डेल टी प्लस सी डेल यू अपॉन डेल एक्स में लिख सकते हैं, इक्वल टू जीरो। तो ये पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाला फॉर्मेट है, इसमें लेग्रांजे फॉर्म लग जाती है। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कह दो। हम इसे वहां पे लेग्रांजे सब्सिडरी इक्वेशन कहते थे। ऑफ अबव इक्वेशन इज गिवन बाय, अब देखो डी टी यूटी है तो इसका कोफिशिएंट है वन, तो डी टी अपॉन वन। फिर आपका यू एक्स तो डी एक्स, कोफिशिएंट है सी तो डी एक्स अपॉन सी, और इज इक्वल टू जीरो है तो डी यू अपॉन जीरो। वरना जो भी चीजें होती हैं सबको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, डी यू के नीचे वो आता। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स होता, टी होता, कोई फंक्शन होता, उसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड और डी यू के नीचे वो सारा आ जाता। तो ये आपके पास आया। और इसमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड ले लें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये सी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, डी एक्स का तो एक्स हो गया, ये हो गया सी टी प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ले लो, लेट इट बी एक्स नॉट। एक्स नॉट ले लें, सी वन ले लें, वो बात तो एक ही है। इसको डाल दो नंबर टू, फर्स्ट और थर्ड को भी लिया, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। यहां से अब देखो ड्यू किसी साथ भी लोगे, फर्स्ट के साथ लो चाहे सेकंड के साथ लो, ड्यू इज इक्वल टू जीरो आएगा। नीचे जीरो है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे फर्स्ट के साथ चाहे सेकंड के साथ, थर्ड वाले को। तो ड्यू वन जीरो, जीरो उधर भेजेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, तो ड्यू इज इक्वल टू जीरो। और ड्यू इज इक्वल टू जीरो आपको दे देगा यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आप बुक में चेक करेंगे तो पता नहीं कितने मुश्किलों से ये लेकर के आए हैं, जो कि फिर कोई चीज समझ में नहीं आता है। आपको ज्यादा कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कीजिए, बिल्कुल करेक्ट है। यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यू यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ गया। अब इसके बाद में हमें जो गिवन कंडीशन है यू एक्स जीरो, ये देखिए यू एक्स जीरो जी एस दे रखा है हमें इक्वेशन नंबर वन में। ऑल्सो फ्रॉम वन यू एक्स जीरो
इज इक्वल टू जी एक्स। अच्छा, यू हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक्स नॉट पर लेता हूं उसकी वैल्यू, क्योंकि हमारा एक्स नॉट आया ना इसके अंदर, ये एक्स नॉट, इस एक्स नॉट को कैलकुलेट करना है हमें। तो यू ऑफ एक्स नॉट कॉमा जीरो, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स नॉट। अब यू कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसी के बराबर है ये जी ऑफ एक्स नॉट, बट यू इज कांस्टेंट। तो जो यू ऑफ एक्स नॉट जीरो की वैल्यू है वही यू एक्स टी की वैल्यू है। यू जब कांस्टेंट आ गया ना, तो यू ऑफ एक्स टी कांस्टेंट आ गया, और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू ये आ रही है। यहां से लिख लो यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है? वो जी एक्स नॉट है, ठीक है ना भाई। यहां से हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये जो कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है ना, तो यू ऑफ एक्स नॉट जीरो वो भी कांस्टेंट, वो भी इतना ही है। यू इज कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट, जो इसके बराबर है। और जी ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अब आप ले लो यहां से, ये एक्स माइनस सी टी, सेकेंड से एक्स माइनस सी टी यूजिंग टू। दिखाता हूं फिर से आपको, ये एक्स नॉट की वैल्यू मैंने यहां से ली, सी टी इधर भेज दिया, एक्स माइनस सी टी। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए आता है तो आप इससे निकाल दीजिए जनरल में। इसके बाद में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व द जनरलाइज्ड आईबीपी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन अच्छा, जैसे कांस्टेंट कोफिशिएंट था ना वापस सी, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर आपका कोई वेरिएबल भी आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं है। यहां पर जो इक्वेशन है हमारी, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। यहां पर जैसे बात करें इसकी, ये वन डायमेंशनल आईवीपी होमोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या होता है, ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाती है। अगर जीरो नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है, उसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है। वो भी करेंगे अभी। तो सॉल्व द जनरलाइज्ड आईवीपी फॉर द ट्रांसफर इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है आपको, यू टी प्लस टी यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जो आपको डोमेन दे रखा है आर क्रॉस आर प्लस, जैसे कि पहले भी था अभी। और यू ऑफ एक्स जीरो वो दिया है साइन एक्स। इसको कई बार केवल यू भी लिखा होता है, एक्स जीरो ना लिखकर केवल यू लिख देगा साइन एक्स, तो उसमें क्या है, टी जीरो हो गया है। तो ये आपका आर क्रॉस सिंगलटन सेट जीरो। इसका मतलब ये है कि आपका एक्स आर में से आएगा और टी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी बात। एक्स इज कंटेंट इन आर और टी इज पॉजिटिव। यहां पर आपका एक्स फिर से आर से है, लेकिन टी जीरो हो गया है। सिंगलटन सेट जीरो, टी के वन जीरो। इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपको जो क्वेश्चन दिए इसे लीजिए। वी हैव, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके। यूटी प्लस टी यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, नंबर वन। और यहां पर इसको आप लीजिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आप पूरा ही लिखना, ऑफ वन इज गिवन बाय। अच्छा, इसको भी कहीं लिख लें, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको मैं नंबर टू डाल देता हूं, जिससे आगे भी मैं इसके रेफरेंस में लिख लूंगा इक्वेशन, यू एक्स जीरो साइन एक्स।
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आएगी वो लैग्रांज फॉर्म से, तो dt अपॉन 1 और dx अपॉन टी आएगा, जो यूएस का कोफिशिएंट है ना वो dx के नीचे। अब राइट हैंड साइड में कुछ है ही नहीं, स्टिल du अपॉन 0 चलता रहेगा। और अब इसमें से फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। टेकिंग 1 and 2, dx is equal to t dt on integrating x equal to t square upon 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c ले रहा हूं, इसको नंबर 3 डाल देते हैं। अच्छा, यहां पर आपके पास जो इधर से लें डी इक्वल टू 0, डी कांस्टेंट आ रहा है, यू कांस्टेंट आ रहा है। ऑल्सो फ्रॉम 1 and 3 du is equal to 0, which implies u is equal to constant. Also, आपको जो u of x0 दिया हुआ है, ये x की वैल्यू है इस समय, तो आपका जो u of x0 है ये sin x दिया हुआ है, u of x0 is sin 0, sin x, sorry, u of x0 is sin x, u of x0 is equal to sin x from 2। तो इसमें अगर मैं x की जगह पर c ले लेता हूं, u of c0, तो sin c हो गया। बिल्कुल वही फॉर्मेट चल रहा है जो पहले चल रहा था, u of c0। अब जो u हमारा कांस्टेंट है, सिंस u इज कांस्टेंट, तो यहां पर आप कह सकते हैं, एक तो u of x t ही कांस्टेंट हुआ है, तो ऐसे लिख लिया मैंने। तो u of x t आपका sin c हो गया, uc0। एक्चुअली क्या है, uc0 की जो वैल्यू वही ux t की हो जाएगी, जो कांस्टेंट है ना, तो कहीं से ले आओ वैल्यू, एक वैल्यू आप ले आए तो वही इसके बराबर हो जाएगी। अब c का मान रख दो, x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थर्ड से लिख दीजिए, यूजिंग 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा हो जाता है। इसके बाद आप लीजिए वन डायमेंशनल नॉन होमोजीनियस आईवीपी। अभी जो थी हमारे पास वो होमोजीनियस थी, इसको मैं क्लेम भी कर देता हूं, यहां पर ये होमोजीनियस है। अब जो लेंगे वो नॉन होमोजीनियस। वन डायमेंशनल नॉन होमोजीनियस आईवीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन।
तो जो इक्वेशन है वो है हमारे पास तो वन डायमेंशनल नॉन होमोजीनियस आईवीपी for the transport equation is given by ut plus cux is equal to g of xt। ये फिर से वही r क्रॉस r प्लस में है और u ऑफ एक्स जीरो जी एक्स। तो आप देख रहे हैं केवल चेंज जो आया है ना, ये जीरो की जगह जी एक्स टी आ गया और कोई चेंज नहीं है। तो ये है r क्रॉस सिंगलटन सेट जीरो, यानी t की वैल्यू जीरो, वेयर c इज अ कांस्टेंट। तो पहले हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसको लेकर के आएंगे क्वेश्चन को। और अब देखिए सॉल्यूशन जो है इसमें पहले तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अब जैसा बुक के अंदर दिया हुआ है उस तरह से लेकर के आ रहा हूं। लेट इट बी लाइक दिस। प्रूफ सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन ज्यादा है, ये प्रूफ तो नहीं है, सॉल्यूशन ही है। ओके, तो वी रिड्यूस द प्रॉब्लम टू ए वन डायमेंशनल equation along the characteristic lines along the characteristic lines given parametrically by x is equal to a plus cs and t is equal to s such that, ये हमारे इनिशियल सपोजिशंस है, मतलब हम इससे ही सॉल्यूशन एक्सेस करेंगे। सच दैट डी बाई डी एस ऑफ यू ए प्लस सी एस कॉमा एस, ये एक्स की जगह पर और ये टी की जगह पर यू ऑफ एक्स टी लिखते हैं ना जैसे हम सॉल्यूशन, तो उसका डी बाई डी एस किया। मतलब ऐसे अलग से हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि रियल वेरिएबल है, और ये आपका इसके बराबर, इस तरह से इसको चूज किया जाएगा कि ये इसके बराबर यूटी प्लस सी यू एक्स के, यूटी प्लस सी यू एक्स के। ठीक है जी, और यही आपका जी ऑफ एक्स टी है, ये गिवन है हमें। यहां पर हमने एक वेरिएबल इसमें एस लिया है इस तरीके से कि एक्स का मान ए प्लस सी एस, टी का मान एस। जैसे वो नहीं करते थे, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करते थे, कुछ कुछ वैसा मान लो। तो यहां पर मैं टी में तो कुछ चेंज करा नहीं है, लेकिन एक्स में चेंज किया है, ए प्लस सी एस करा है, तो यहाँ पर एक्स की जगह लिख लिया। और ये इस तरह से वेरिएबल लिया गया है एस कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो यही लौट करके आएगा। ठीक है ना, तो जिसका ये डेरिवेटिव है हमने वो लिखा है यहाँ पर, यूटी प्लस सी यू एक्स जिसका डेरिवेटिव है हमने वो चीज लिखी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको अब आप इसका जो है आपका, चाहो तो पहले एक्स और टी लिख लो जैसा आपको अच्छा लगे, वैसे ये भी ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं चेंज यहां भी। तो डी बाई डी एस यू ऑफ ए प्लस सी एस, आप इसको चाहो थोड़ा सा डी बाई डी एस ऑफ यू ऑफ एक्स लिख दो उधर साइड में, जगह कम है। चलो चलाओ इसे यू, ये हो गया ए प्लस सी एस कॉमा एस,
और इसको भी अब मैं g ऑफ a प्लस सी एस कॉमा एस लिख लूंगा इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये बच जाएगा, डिवाइड ये से ना हट जाएगा, यह इंटीग्रेशन आ जाएगा। और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है आपका वो अब ए का आएगा, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक वेरिएबल, जैसे ए ना वेरिएबल है इस समय भी, अगर ए की बात करें आप तो एक्स माइनस सी के बराबर है, तो ऐसे में ए का वो वेरिएबल बन करके आएगा। ए यहां पर एक वेरिएबल क्वांटिटी है फिलहाल, जैसे हमने एस का सिलेक्शन किया है वैसे ए का सिलेक्शन किया है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ integrating both sides with respect to s from 0 to t, integration limits we get, तो यही बच जाएगा, u ऑफ a प्लस सी एस कॉमा एस इज इक्वल टू, ये आया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ ए, फंक्शन ऑफ ए, 0 टू टी इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हो जाएगा g ऑफ a प्लस सी एस कॉमा एस और डी एस। यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्योरली कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा। ये काम आप पीछे भी कर चुके हैं, मोंगेस में किया है ये काम। जब भी हमने मतलब दो वेरिएबल में एक वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन किया है तो दूसरे वेरिएबल का कांस्टेंट बन करके आता है। जैसे जेड मान लीजिए सर वाई का फंक्शन है और आपने वाई के लिए इंटीग्रेशन कर दिया तो एक्स का कांस्टेंट बन करके आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का आता है। तो ये हमारे पास आया, तो विच कैन बी रीरिटन एज, अब मैं इनको वापस वैल्यूज दे रहा हूँ एक्स और टी में, विच कैन बी री रिटन एज, ये तो यू ऑफ एक्स टी हो जाएगा और एफ ऑफ ए को आप कर लो एक्स माइनस सी टी। जैसे देखो एक्स हमारा ए प्लस सी एस है, वापस रख रहे हैं तो टी आ जाएगा, ठीक है, और ए की वैल्यू एक्स माइनस सी एस होता है ना, सी टी कर लेंगे, एक्स माइनस सी टी प्लस 0 टू टी। फिर आपके पास जी, अच्छा यहाँ इंटेंशन चेंज नहीं कर सकते, यहां पर एस का इंटेंशन कर रहे हैं तो ये ऐसे चलेगा, तो ए की जगह पर एक्स माइनस सी टी आ जाएगा और प्लस सी एस और कॉमा एस और डी एस, बस इतना कर लेना है, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में, हालांकि हम करेंगे नहीं। विच इज द required solution of the generalized non-homogeneous transport equation। ठीक है जी, अब इसमें एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि हमारा काम इसमें कंप्लीट हो जाए। अभी प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें कि नॉन होमोजेनियस का केस हो। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर द नॉन होमोजेनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास,
यूटी प्लस बी यू एक्स प्लस सी यू, ये आया सी यू, और यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, ये हमारे पास है। तो इसकी हम पहले बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको 1 डाल देता हूं, इसको 2। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू 1 इज गिवन बाय, अच्छा अब देखना इसको सी को उधर लेके बात करेंगे, तो ये आपका डी टी अपॉन 1 डी एक्स अपॉन बी और डी यू अपॉन माइनस का सी आएगा, ठीक है ना, इसको सी यू को उधर लेके तो माइनस का सी, ये हमारे पास। अब फर्स्ट सेकंड ले लो उसमें से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बुक में तो सॉल्व ही नहीं है कोई क्वेश्चन, ये कर लीजिए आप। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, dx is equal to b dt, dx is equal to b dt, on integrating this will be x is equal to bt प्लस c1 ले लेता हूं मैं, है ना, c आ रखा है तो c1 ले लिया, इसको कर लो और इसको डाल दो नंबर 3। अच्छा इसी तरह से आप du और dt वाला ले लो, b के साथ मत लेना, थोड़ा सा मतलब b में आ जाएगा, इनको लेते हैं, टेकिंग 1 एंड 3, अंतर उससे भी नहीं उससे भी आता है, लेकिन मतलब जो, अगर हम ये कहें बहुत ही कम कॉन्स्टेंट्स में काम हो तो फिर ये सही है। तो डी टी सी उधर चला जाएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस के सी डी टी, तो u इज इक्वल टू माइनस के सी टी, और अब नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, लेट इट बी C2। ये जो C2 है ये फंक्शन है C1 का, हमेशा, ये तो पीछे भी कर चुके हैं आप। C2 को फंक्शन ऑफ C1 कह सकते हैं, तो माइनस के सी टी प्लस फाइव ऑफ C1 कर रहा हूं मैं, फाइव ऑफ C1। अब जो फाइव ऑफ C1 किया, तो C1 जो है हमारा ये है x माइनस बी टी, यू इज इक्वल टू माइनस के सी टी प्लस के फाइव, और C1 है आपका x माइनस बी टी, तो इसको बना लीजिए नंबर 4। और अब इसमें आप टी को 0 पुट करो व्हेन टी इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जो u है, u का मतलब u ऑफ एक्स टी है, u का मतलब u ऑफ एक्स टी ही है, ठीक है ना, u ऑफ एक्स टी मतलब u, तो जब t 0 हुआ तो u ऑफ एक्स 0 फ्रॉम 4, तो u ऑफ एक्स 0, t 0 ये हो गया 5x, और u ऑफ एक्स 0 फ्रॉम 2 gx ऑल्सो फ्रॉम 2, u ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू gx, यानी g और फाइव में कोई अंतर नहीं है, दिस इंप्लाइज फाइव इज वेरी मच इक्वल टू g, कोई भी x उठा लो सबके लिए बराबर, t का कोई इफेक्ट है ही नहीं, फाइव इज इक्वल टू g, और जैसे फाइव इज इक्वल टू g हुआ, मैं यहां पर फाइव या g को रिप्लेस कर दूंगा, देयरफॉर फ्रॉम 4, तो मेरा रिलेशन जो है ना उसमें g चाहिए मुझे, u इज इक्वल टू माइनस का सी टी प्लस g x minus bt. Now this is the required solution. Which is the required solution? ये है बस। और ले लीजिए इसमें क्वेश्चन। बुक्स में नहीं है ये क्वेश्चन सॉल्व,
Solve the boundary value problem. To the homogeneous transport equation ut plus k bux is equal to 0 और u is equal to cos x. तो u is equal to cos x का मतलब वही है u of x 0 is equal to cos x. यहां पर जो आपका डोमेन है वो r क्रॉस r प्लस ही है, यहां पर r क्रॉस 0 है, इस तरह से ये हमारे पास। और अब जो है इसमें हम वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इसका। इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल दीजिए, सॉल्यूशन। तो यहां लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू 1 इज गिवन बाय, यहां पे लेंगे तो dt अपॉन 1 और dx अपॉन b और du अपॉन 0, ये हो जाएगा। तो पहले दो ले लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, फर्स्ट और सेकंड। तो dx इज इक्वल टू बी डी टी, तो यहां से x आ गया आपके पास बी टी प्लस का c1, और इससे लेंगे फर्स्ट और थर्ड से, तो du इज इक्वल टू 0, जहां से u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो u को आप बेशक चाहो तो u ऑफ एक्स टी कहिए, नया कांस्टेंट कह दो c2, उसमें क्या दिक्कत है, पहले तरह चल देते हैं, u एक्स टी इक्वल टू c2, c2 यानी कि फाइव ऑफ c1, c2 को फाइव ऑफ c1 कहते हैं, c2 c1 दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, सॉरी पैरामीटर्स हैं, तो फाइव ऑफ c1, तो c1 की वैल्यू फाइव ऑफ x माइनस बी टी, फाइव एक्स माइनस बी टी। ऑल्सो यहां से u ऑफ x0 निकालें, हमें cos x दिया हुआ है, और u ऑफ x0 यहां से लेंगे, ये फाइव एक्स आ जाएगा, ये इसको नंबर 3 दे दें हम, 3 4 इसे दे दिया, तो ये तो आया है 2 से, ये आया है 4 से, और ये दोनों सेम चीज हैं, तो यानी फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, दिस इंप्लाइज फाइव एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो फाइव एक्स अगर कॉस एक्स है तो फाइव ऑफ एक्स माइनस बी टी, मुझे इसकी जरूरत है, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस बी टी। देयरफॉर फ्रॉम 4 u of xt is equal to cos x minus bt, which is the required solution. ये हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बुक के भी क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और मैंने भी करा दिए, अनसॉल्व थे बुक के अंदर ये। कौन? the following transport equation, तो यहां पर दिया है आपको यू टी प्लस के टी यू एक्स इज इक्वल टू 0, और u ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है जी, तो यहां पे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप लोग
बना लेना इसको, dt अपॉन 1 और आपका dx अपॉन टी और du अपॉन 0। तो यहां से अगर आप लेंगे तो dx इज इक्वल टू टी dt हो गया, जिससे आपको मिल गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, और यहां से मिल गया du इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैं इसको ले लेता हूं c2, u इज इक्वल टू c2 यानी फाई ऑफ c1, फाई ऑफ c1 हो जाएगा x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, यहां से ये हो गया। और आपका यहाँ पर जो u ऑफ एक्स जीरो है, ये u ऑफ एक्स टी हो गया ना, u ऑफ एक्स टी, तो u ऑफ एक्स टी हमें फाई नहीं चाहिए, हमें साइन के रूप में चाहिए। तो पहले यहाँ पे u ऑफ एक्स जीरो निकालो, u ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा आपका फाई एक्स, ऑल्सो u of x0 is sin x, so this will imply that phi x is just sin x। आपको जरूरत है फाई ऑफ c1 की, तो ये हो गया फाई ऑफ x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह मैंने x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 रिप्लेस कर दिया है, तो यही वैल्यू यहां रख देंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन, इसको नंबर कुछ भी दे दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये वैल्यू यहां रख देंगे, u ऑफ एक्स टी sin x minus t square upon 2। So this is our answer, which is the required solution। तो ये आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाता है, इसको कर लीजिए। ओके, गुड डे एवरीवन।